एंड वेलकम टू mahendraguru.com। हमें आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। स्पीड टेस्ट डिस्कशन के पहले एक हम बात आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि हम लोग इस चैनल में आपको भिन्न भिन्न तरीके के मैथ की टिप्स हो, चाहे रीजनिंग की टिप्स हो, चाहे इंग्लिश की टिप्स देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप हमसे बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते, कैंडिडेट पूछते हैं, सर आता है हम लोग के वीडियो चैट में कि सर ये क्वेश्चन हमारा आपका कहाँ मिल रहा है, ये मिसिंग डीआई कहाँ पर, इनइक्वालिटी कहाँ पर, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। इन सब से बचने के लिए कहीं कहीं अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको उसी पे आपको कमेंट्स, आपको मैसेज आता रहेगा, ईमेल आती रहेंगी, जिससे अलर्ट मिलेगा और उससे आप आसानी से जान सकते हैं। ये बहुत देर ना करते जल्दी से बढ़ते हैं अपने स्पीड डिस्कशन में। आज जो हम लोग आपके सामने लेने जा रहे हैं एसटी नंबर 88 एसएससी सीजीएल, जो अभी हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम हो गया, उसी बेसिस पे 25 क्वेश्चन आने हैं। उन 25 क्वेश्चन में से हम लोगों ने यहाँ पर लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होने जा रही है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, तो sec थीटा का मान क्या होगा। देखिए जो आज हम लोगों ने 12 जुलाई का जो आप 2016 का जो पेपर टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज किया हुआ है, उसी पे आया हुआ। और लास्ट ईयर के एग्जाम पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, स्पीड टेस्ट में भी हम लोगों ने दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, तो sec थीटा का मान क्या होगा। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का मान दिया गया है p, तो अगर हम लोग देखें तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1/p। जैसा कि आज हम लोग ने आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बताया भी है कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/p कैसे होता है। अगर हम लोग इस समीकरण, इन दोनों इक्वेशन या समीकरणों को जोड़ दें, जोड़ने से क्या होगा, tan थीटा हमारा कट जा रहा है, बचता क्या हमारे पास, ध्यान देखिए sec थीटा दोनों को जोड़ दिया तो बचा क्या हमारे पास 2 sec थीटा, और यहां से जोड़ा तो हमारे पास क्या है p प्लस 1/p। और हमें निकालना क्या है sec थीटा, तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1/2 और यहां से p प्लस 1/p। देखा आप लोगों ने, ये अगर आपने हमारे वीडियो को देखा हो, पिछले जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उससे कहीं ना कहीं बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। दिया गया था sec थीटा प्लस tan थीटा का मान p, तो इसका हमें इनवर्स पता है 1/p होगा, जब माइनस के साथ दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ sec थीटा का मान निकल आया और वही हमें निकाला। देखते हैं किस विकल्प में, तो हम पाते हैं कि हमारे किस विकल्प में दिख रहा है, ये क्लियर है कि हमारे डी विकल्प में है, तो अतः हमारा जो विकल्प नंबर डी होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो ये रहा प्रश्न और इसका जवाब भी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपके लिए वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए और देखिए एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपके डिस्काउंट बेसिस है, और डिस्काउंट में लिया गया है यदि दो क्रमागत छूट अंकित मूल्य पर 40% और 30% हो, फिर से 45% और 20% का क्रमागत छूट का अंतर 12 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अगर हम लोग अंकित मूल्य की बात करते हैं तो अंकित मूल्य होता क्या है, जब भी हम लोग डिस्काउंट वगैरह की बात करते हैं तो उस केस में हर समय हम लोग अंकित मान के चलते हैं, और अंकित मूल्य हमारा होता क्या है 100%। और उस पे यहाँ पर देखिए दो चीज दी गई हैं, यहाँ पर छूट जो दी गई है कैसे दी गई, क्रमागत छूट। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अपना क्रमागत प्रतिशत का भी यूज कर सकते हैं। और क्रमागत प्रतिशत के लिए हम लोग को याद है कि वही डिस्काउंट का जो क्रमागत फॉर्मूला x, या बात करें तो x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर दो छूटें दी गई हैं और एक साथ आपको निकालना है कि तुल्य कितना या नेट कितना डिस्काउंट होगा, तो उसके लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है कि 40% छूट, फिर 30% छूट, तो देखिए तो पहला डिस्काउंट 40 है, फिर दूसरा क्या है 30। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणे 30 डिवाइड बाय 100। देखिए 40 और 30 दोनों को जोड़ा तो कितना आया 70, और इधर से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं तो हमें मिलता है क्या 12। 70 में से 12 घटा दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया 58%। तो इस तरीके से इन दोनों का जो पहले दो डिस्काउंट है, इन दोनों का जो मिले डिस्काउंट है 40% और 30% को अगर एक साथ बोला जाए कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो वो हुआ आपका कितना 58%। ध्यान देखिएगा, अगला जो छूट दी गई, अगला जो डिस्काउंट दिए गए हैं वो क्या दिए गए 45% और 20%।
तो पहला डिस्काउंट 45 और दूसरा फिर आपका कौन सा 20%। तो उसी तरह इसी फॉर्मूले को यूज करके देखें कि इन दोनों मिलाकर कितना डिस्काउंट हुआ। देखते हैं 45% प्लस 20 माइनस 45 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखिए 45 और 20 कितना हो गया 65%, और 45 इंटू 20 बटे 100 करते तो हमारा क्या आता है 9। तो 65 में से 9 घटा दे तो कितना है 56%। तो इस तरीके से इन दोनों का जो मिला हुआ डिस्काउंट होगा वो हमारा हुआ कितना 56%, और इन दोनों का मिला डिस्काउंट कितना है 58। अब देखिए दिया क्या गया है, इन दोनों छूटों का अंतर कितना है 12। तो इन दोनों डिस्काउंट का अंतर कितना हुआ, क्लियर दिख रहा है यहाँ से इन दोनों का अंतर हमें देखिए देखिए ध्यान से कितना दिख रहा है 12% का, सॉरी 2% का। 58 से 56 घटा दे कितना था 2%, और वो 2% की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ से 12। अगर 2% किसी चीज का 12 है तो अगर 1% की बात करें तो कितना होगा 6। 100% की बात करें 1% अगर 6 है तो 100% कितना होगा 600। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें 100% तो देखिए आ गया कितना 600 रुपए। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाता है। फिर से समझ लीजिएगा यहाँ पर डिस्काउंट दो तरह डिस्काउंट की बात की गई है, और डिस्काउंट कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट, और इसलिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया सक्सेसिव प्रतिशत या क्रमागत प्रतिशत छूट कितनी होगी। तो एक साथ तुल्य जो छूट निकलती है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से निकला आपका 58% और इधर से निकला 56%। दोनों का अंतर देखिए, क्योंकि अंतर की बात की गई है तो इसलिए अंतर का प्रयोग करना पड़ेगा। और अंतर आया कितना 2%, और 2% कितना है 12। तो 100% हमारा क्लियर हो जाएगा 600 रुपए। तो देखिए 600 हमारा किस विकल्प में उपलब्ध है, तो दिख रहा है हमारे पास किस विकल्प में सी में है। तो सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा सी विकल्प ही आपका सही है। चलिए ये रहा आपका एक दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जो पिछले पूर्व एग्जाम में आए हुए भी हैं। और देखिए एसएससी की बात करें, एसएससी कहीं ना कहीं पूर्व एग्जामों के प्रश्नों को दोहराता जरूर है, तो पुनरावृत्ति जरूर करता है, इसलिए आप भी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर देखिए बोला गया है 5 व्यक्ति एक टेंट में रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर फर्श चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 100 मीटर हवा चाहिए, हवा 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो संघ की ऊंचाई कम से कम क्या होगी उन व्यक्तियों के रहने के लिए। देखिए जब बैठते हैं जगह चाहिए, तो जगह चाहिए मतलब इस तरीके से फर्श में जगह चाहिए, तो जगह ये एरिया चाहिए, और एक व्यक्ति को कितना चाहिए हमें 16 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस पूरे जो बेस है उस बेस का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। और कितना मिलेगा, एक व्यक्ति को अगर 16 चाहिए तो 5 व्यक्तियों को कितना मिलेगा 80। 5 व्यक्तियों में कितनी जगह चाहिए होगी 80 मीटर स्क्वायर। और देखिए एक व्यक्ति को हवा कितनी चाहिए 100 मीटर घन क्यूब, 100 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग देखें 5 व्यक्तियों के लिए कितनी चाहिए, तो 5 व्यक्तियों में हवा जो चाहिए हो जाएगा 100 इंटू 5, दैट मीन्स क्या हो गया 500 मीटर क्यूब। ये जो आया ये आया इस जो भी आकृति का टेंट बनाया जा रहा है उस आकृति में कितनी हवा है, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी धारिता क्या है। ये जो उसकी वॉल्यूम हो गया हमारे पास, या आयतन हो गया 500 मीटर क्यूब, और इसका बेस का एरिया में मिल गया 80। तो देखिए इसकी ऊंचाई जो होगी वो हमें निकालनी हो। तो इसका हमको ऊंचाई के लिए संघ को अगर आयतन की बात करते हैं तो हमें पता है कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए कितना है 80, और इंटू हाइट बराबर हमारे पास हो गया कितना 500। इसको हल किया जाता है, और हल करते हैं तो हमें दिखता है हाइट की वैल्यू आती है 18.75 मीटर। देखिए ऐसा हमें किस विकल्प में दिख रहा है, तो हमें दिखता है कहीं कहीं पहले विकल्प में ये है, मींस ए विकल्प में है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा ए। देख लीजिए फिर समझिए, यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति का जो क्षेत्रफल है 5 व्यक्तियों को हो जाएगा, यानी पूरा आधार का क्षेत्रफल हमारा 80 हो गया, और पूरा जो घन सॉरी शंकु है उसका आयतन हो गया 500 मीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग आयतन के फॉर्मूले को प्रयोग करते हुए यानी 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी 80 इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ से सॉल्व करने से हमें निकली कितनी 18.75। तो इस तरह से आप सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड पे था क्वेश्चन, और कहीं ना आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिया गया है। देखिए ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपके अलजेब्रा बेसिस है, और दिख रहा है आपको कि यदि x टू पावर
24 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 12 इज इक्वल टू 7। तो x टू पावर 72 प्लस 1 अपॉन 30 x टू पावर 36 का मान क्या होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टर कर दें तो देखिए कुछ ना कुछ अच्छा सा अध्ययन बन जाएगा। देखिए अगर डिवाइड करते हैं x पावर 24 डिवाइड पे अगर हम लोग 12 कर देते हैं तो बनता क्या है x पावर 12 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 12 इज इक्वल टू 7। और ऐसे जो हमें ज्ञात करना है उस पे भी अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है x टू पावर 36 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 36 का मान क्या होगा। ये एक तरीके से हमें ज्ञात करना दिया ही गया है। एक तरह से देखिए तो ये दिया क्या गया है x टू पावर 12 प्लस 1 बाई x टू पावर 12 बराबर सर 12 दिया गया और निकालना क्या है 36 निकालना है। तो एक तरह से दिख रहा है कि यानी कहीं पावर का क्या हो रहा है घन हो रहा है। यानी अगर एक पावर थी 12 से 3 गुना हुआ तो कुल मिला के हमें घातों का क्या करना है 3 करना है। इस पे भी हम लोगों ने ट्रिक्स दे रखी है आपको। आप हमारे डीजी पेज में जाइए इस पे एक ट्रिक्स मिलेगी और ट्रिक्स क्या थी अगर इफ ऐसे केसेस मिल जाए यदि कभी ऐसा और x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है और हमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमने बोला है उस पे a क्यूब माइनस 3a यूज कर लीजिए। इसको यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही प्रयोग यहाँ पर भी करिए। देखिए यहाँ पर दोनों जगह x पावर 12 दिया गया है और 12 से हमें निकालना क्या 36। तो 36 का मतलब क्या है इसका 3 मतलब घन चाहिए। घन करने के लिए इसका 7 का हम लोग यहाँ पे घन करें और माइनस क्या करें 3 इंटू 7। तो इसको देखते हैं 7 का घन होता है कितना 343 माइनस 21 कर दिया जाए तो हमें मिल जाता है कितना 322। और 322 हमारे किस विकल्प में वो विकल्प नंबर बी में उपलब्ध है। तो सही विकल्प हमारा क्या है भाई विकल्प नंबर बी। बस इस प्रश्न में एक बात ध्यान रखनी है कि पावर का जो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कुछ भी दी जाए और उसका घन करना हो तो जो राइट हैंड साइड हो उसका घन करके उसका 3 गुना करके घटा दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगर इस केसेस के लिए अगर हमारा यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया लेकिन कंडीशन एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में x और 1 बाई एक्स दोनों में कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या फिर जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है 2 हो तो यहाँ भी 2 तो ये कंसेप्ट लगेगा अदरवाइज ये कंसेप्ट नहीं लगता है। तो फिलहाल ये रहा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए जो प्रश्न है मेंस्ट्रुएशन से बेसिस है और कहा गया यदि C1 और C2 अंतःवृत्त और परिवृत्त हैं ये त्रिभुज की भुजाएं अंतःवृत्त और परिवृत्त की तो श्योर सी बात कहेंगे त्रिभुज होगा या तो फिर वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पर बात की त्रिभुज की त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए कहते हैं हमको C1 का क्षेत्र C1 एक तरह वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें चाहिए क्या होगा वृत्त की त्रिज्या चाहिए होगी क्योंकि दोनों में हम लोग अनुपात चाहिए तो अनुपात में पाई तो दोनों में होगा क्योंकि हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है पाई आर स्क्वायर दोनों में पाई पाई होगा पाई तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमें जरूरत क्या है किसी तरीके से मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमें पता है अगर लोग बात करें अंतःत्रिज्या की जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं स्मॉल आर की वैल्यू होती क्या है डेल्टा अपॉन एस। एक सूत्र है जिसके द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो त्रिभुज है क्या जिसकी भुजाएं क्या है 3 4 और 5। तो यहाँ से आसानी से पता चलता है कि त्रिभुज की भुजाएं का 3 4 5 हैं तो इसका मतलब है कि त्रिभुज हमारा कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज है तो फिर हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 यानी डेल्टा की बात करें तो 1/2 आधार इंटू लंब चाहिए। तो यानी ये कर्ण हो गया और ये इनमें से एक आधार हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा लंब। ये आधार अगर 3 हो गया तो लंब हमारा 4 या ये आधार 4 हो गया तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 1/2 3/4 अपॉन एस। एस इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा यानी तीनों भुजाओं का जोड़ यानी 3 + 4 + 5/2 यानी 3 + 4 + 5 यानी 3 + 4 + 5/2। देखिए तो बटे 2 कट गया एक साथ
ये जाएगा ऊपर, इस तरह कट जाएगा तो ऊपर हमारे पास बचा कितना 3 गुणे 4 यानी 12 और 3 और 4 7 और 5 कितना 12 यानी कुल मिलाकर देखें तो अंतः त्रिज्या हमारे पास क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग बात करें अब हमें सिर्फ निकालना होगा कि किस तरीके से इसका हमें परिवृत्त की त्रिज्या क्योंकि अंतः त्रिज्या निकाल ली किस तरीके से डेल्टा अपॉन एस से और हमें चाहिए कैपिटल आर दैट मींस क्या परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त त्रिज्या क्या होगी देखें तो परिवृत्त देखिए अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पर ज्यामिति का भी प्रयोग करना होगा यानी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या होता है अगर कभी समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज के लिए अगर मैं क्या पर ड्रा भी कर दे समकोण त्रिभुज तो जो कर्ण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वही एक तरह से परिकेंद्र का काम करता है। इसका अर्थात ये जो इस तरीके से इसका अर्ध कर्ण का जो आधा होगा एक तरह से त्रिज्या का कार्य करेगा और देखें तो कर्ण हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 त्रिज्या हमारे पास का 5/2 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से हमें स्मॉल आर भी मिल गया कैपिटल आर भी मिल गया और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए C1 और C2 का। तो पहले देखिए क्या बात की गई अंतर्वृत्त क्या है C1 और परिवृत्त क्या है C2 यानी C1 अपॉन C2 के एरिया की बात करें तो होगा क्या स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर की बात करें तो हमारे पास मिला है कितना 1 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की बात करें तो कितना है 5/2। तो देखिए ये क्या हुआ 1 का स्क्वायर और बटे कैपिटल आर कितना है यहाँ से 5/2 तो इसका स्क्वायर करें यानी 5/2 का स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा क्या 25। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर दिखता है हमारे पास क्या था 4/25। 4/25 देखते हैं हमारे किस विकल्प में उपलब्ध है। तो देखिए ध्यान से ये दिख रहा है हमारे किस विकल्प में डी विकल्प। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा डी। तो इस तरीके से हम लोग अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए हो तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। दोनों की त्रिज्याओं का त्रिज्या क्या है त्रिज्या क्या होगी आर। आर की बात की तो पहले डेल्टा अपॉन एस से निकालिए और परिवृत्त की त्रिज्या हम लोग पता है कि मतलब कर्ण का क्या होगा आधा 5/2 उससे निकाल के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की बात की तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं आर सबके लिए वैलिड रहता है कैपिटल आर लेकिन यहीं पर सिर्फ कर्ण का आधा सिर्फ होता है किसके लिए समकोण त्रिभुज के। ध्यान से रखिएगा इस बात को जो हमने बोला समकोण त्रिभुज के लिए ही आपकी त्रिज्या जो होती है कर्ण की क्या होती है आधी। अदरवाइज किसी त्रिभुज के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ABC/4 डेल्टा। ABC क्या है यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं और डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका भी प्रयोग करके आप आसानी से कैपिटल आर निकाल सकते हैं और आर निकालने का तरीका ये इससे आप किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं सर्ट्स का यूज है और क्या दिया गया है 1/√7 माइनस √6 माइनस √1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सर्ट्स की प्रॉपर्टीज को प्रयोग करना होता है और सर्ट्स के नियम के अनुसार क्या होता है कर्णी के नियम के अनुसार कि ये अगर कभी भी कर्णी अगर नीचे है तो कभी डायरेक्ट नीचे का कहने का मतलब है कि कभी हर में है तो हर में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको कहने के परिमेयकरण करके आप आसानी से उसको अंश में ला सकते हैं। जैसे अगर कभी आपको इस तरह देखने को मिल जाए 1/√3 तो इसका √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बस उसी तरीके से अगर आपको कभी इस तरह लिखा जैसे यहाँ पर दिख रहा है √7 माइनस √6 अब इसको हमको सरलीकरण करना है यानी परिमेयकरण करने के लिए इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर √7 माइनस √6 है ऊपर मल्टीप्लाई करिए √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो देखिए क्या बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी यानी एक तरह से क्या हुआ यहां से क्या हुआ a माइनस बी और a प्लस बी यानी इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर यानी एक तरह 7 माइनस 6 क्या हुआ 1। इस तरह से दिखेगा आपको क्या है √7 प्लस √6 यानी जो भी नीचे है यानी नीचे कहने का मतलब क्या जो भी आपके हर में है उसका संयुग्मी आपका ऊपर आएगा। तो देखिए पहले वाले प्रश्न का क्या आएगा पहले वाला जो पार्ट है उसका भाग का आंसर आएगा √7 प्लस 6। इसी तरह से इसको हल करते हैं तो क्या आएगा √6 प्लस √5। अगले वाले भाग का जो आंसर हो लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है जब इसको देखेंगे तो बाद में सॉल्व करते हैं √6 प्लस क्या लेगा √5। अगर इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा √5 प्लस
√2। इस तरीके से अगर हम लोग सबको पूरा समझ गए आप लोग कि इस तरीके से कैसे हम लोग इसका संयुग्मी का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए इस तरीके से जहां पर यूज करते हैं एक साथ, तो इस वाले पार्ट का भाग का आंसर हुआ √7 प्लस √6। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाले के लिए पहले से माइनस लगाइए, तो यहाँ से आएगा आपका माइनस √6 माइनस √5, और फिर करके यहाँ पे लगा हुआ प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या √5 प्लस 2। फिर देखिए ध्यान से यहाँ पर लगा हुआ माइनस, तो इसका मतलब प्लस आएगा, लेकिन दोनों माइनस बाहर लगा हुआ है, इसमें दोनों मान कैसे जाएंगे, प्लस माइनस के हो जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, माइनस का √8 और माइनस का √7। आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए ध्यान से 3 माइनस √8 है, इसमें प्लस लगा हुआ तो इसका भी सेम उल्टा करेंगे, ऊपर आएगा हमारे पास क्या होगा +3 प्लस √8। तो ध्यान से हम सबको हल करते हैं एक साथ, देखिए क्या हो रहा है, √6 से √6 हमारा कट गया, √7 से √7 कट गया, और √5 से √5 कट गया, माइनस √8 से माइनस √8 कट गया, तो सिर्फ हमारे पास बचा क्या 3 प्लस 2। इसका मतलब आंसर जो आया निकल के वो हमारा आया क्या 5। तो देखिए ऐसा 5 हमारे किस विकल्प में, तो दिख रहा है हमारे किस विकल्प में, विकल्प नंबर ए में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प संख्या ए। तो ये रहा प्रश्न। इस पहले हम लोग इसमें यूज जो किया है, आपको प्रयोग किया है संयुग्मी का गुणनफल, यानी संयुग्मी गुणा करके ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में √7 प्लस √6 से इस तरह √7 प्लस 6 इस तरह इसको हल किया था, √6 प्लस 5, तो पूरे एक साथ प्रयोग करके आसानी से आंसर निकाल लिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हिट एंड ट्रायल, दैट मींस ऑप्शन यानी विकल्पों का प्रयोग करते हुए करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कहते हैं कि इन तीनों का योगफल जो होना चाहिए आपका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। 3 तभी हो सकता है जब तीनों का मान क्या हो, इस वैल्यू का मान भी 1 आ जाए, इसका भी 1 आ जाए और इसका भी क्या जाए 1 आए, तभी योग होके कितना आएगा 3। तो ऐसा हम लोग देखते हैं किस विकल्प पे रखने से ऐसा हो, यानी 1 कब हो सकता है जब हमारे पास अंश और हर दोनों मान क्या हो समान, यानी नीचे देखो हर में यहाँ पर क्या लिखा है b² प्लस c², तो ऐसा ही अंश में मिल जाए, यानी a² घटा दिया जाए। तो ऐसा क्या करेंगे, अगर ये रख दें घटाते हैं तो हमारे पास देख रहे हैं पहला विकल्प रखते हैं, तो देखते हैं घटाते हैं तो हमारे पास देखिए m की जगह रख दें क्या a² प्लस b² प्लस c², a² घट गया तो हमारे पास बचा क्या, बचता हमारे पास b² प्लस c² अपॉन b² प्लस c²। तो इस तरह पहले भी तो 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरह को हटाते हैं तो b यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास a² प्लस c² अपॉन a² प्लस c²। अगले पे भी देखते हैं तो क्या सेम ही चीज बनती है, तो दिखता है a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। देखिए कट के सब एक तरह से क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 कुल मिला के आंसर आया जो आपका 3। तो इस तरह प्रश्न को अच्छे से हल करने के लिए कहीं आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आसानी से मिलेगा, अदरवाइज आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न एसएससी में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कौन सा लिया गया, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और अगला जो प्रश्न है दिख रहा है आपको, और वो जो दिख रहा है आपको सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस है प्रश्न क्या, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा का मान क्या होगा। अगर इसको थोड़ा सा हल करते हैं, अगर इसी को थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से एक तरह से मिल क्या रहा है, cos स्क्वायर थीटा का मान जो है वो है क्या sin थीटा। अब जो हमें ज्ञात करना है उस पे देखिए जरा, क्या ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू पावर 4 थीटा। cos स्क्वायर थीटा को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो इसको हम लोग लिख दे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर। cos ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा और उसका वर्ग, और cos स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं उसी तरह। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारे पास निकला क्या है sin स्क्वायर थीटा। एक को वैसे रहने दीजिए, अदरवाइज दोनों को परिवर्तित कर देंगे तो फिर आपका आंसर विकल्प में मिलने के चांसेस नहीं होंगे, एक ही को परिवर्तित करिए। तो cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर इस वाले के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या sin थीटा।
जब वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है कितना है, 1। तो देखिए 1 हमारे किस आंसर में, किस विकल्प में है, तो आपको इजीली दिख रहा है कि हमारे किस विकल्प में, ए में है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए। एक तरह से इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम 1 के स्थान पे लिख दिया हमने क्या, सभी को पता है कि साइन आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज में 1 का जो मान होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हल किया और हल करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपका। आगे अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिया गया है। और ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, और यहाँ पर हम लोगों ने इस पे भी एक आपको ट्रिक्स वगैरह दे रखी है। पहले से हमारे जो हम लोग जो वीडियोस बनाए हैं उनमें भी एक ट्रिक्स का यूज किया, जो पिछले हिस्ट्री था उसमें भी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब किया होता तो आप कोई प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं प्रश्न क्या है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1। अगर देखे ध्यान से 2 स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3। इस तरीके से हमारे पास पहला जो मिला वो क्या हो गया, 1/3 प्लस यहां से देखे तो हमारे पास क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस क्या मिला, 16 माइनस 1 क्या हुआ, 15। तो 1/15 प्लस इस तरह से आगे देखिए तो क्या बन रहा है, 6 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 36 माइनस 1 दैट मींस 35। तो देखिए ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 35 प्लस अप टू डेट। इसको हम लोग देखे 20 का स्क्वायर होता है क्या, 400, और उसमें से कम कर दे तो हमारे पास आता क्या, 399। तो देखिए एक तरह से देखिए यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/3 को अगर हम लोग लिखे तो एक तरह देखे तो अंतर देखिए कह सकते हैं। अगर हम लोग देखे तो इसमें अंतर, इसको अगर लिखे तो 1 माइनस 1 बाई अगर हम लोग लिखते हैं 3। तो अगर हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, लेकिन 2 आ जाता है, 3 में से 1 घटाया क्या आता है, 2 आता है। देखिए ध्यान से ऐसे देखें तो 5, इस तरह इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 अपॉन, इसको अगर हम लोग लिखते हैं 1/3 माइनस 1/5। देखिए इसमें ध्यान से देखिए तो इससे घटाने से में क्या हो रहा है, 3 में से 1 घटा रहे हैं तो आता क्या, 2, और 5 में से 3 घटा रहे हैं तब भी आता क्या, 2। तो 2/15, लेकिन है क्या, सिर्फ 1/15 है। तो इस तरीके से सभी को देखे और लास्ट तक चलेंगे तो आपको मिलेगा 1 यहाँ से आएगा 19 और माइनस 1/21। तो इस तरीके से देखिए सब जगह मिल रहा है, लेकिन एक चीज सिर्फ 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए हमने 1/2 क्या कर लिया, कॉमन। तो बचा सिर्फ हमारे पास क्या, 1 बचे। जब देखिए सॉल्व करें, हल करेंगे, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट जाएगा, फिर ऐसे सब कट जाएंगे, सिर्फ क्या बच रहा है, सिर्फ पहला टर्म्स बचा और आखिरी पद बचा। पहले पद में क्या लिखा है, 1, और आखिरी पद में क्या लिखा है, 1/21। तो इन दोनों को हल करें, 1 पे से 21 घटाते हैं तो क्या आता है, 20/21। तो इस तरह से 1/2 इंटू 20/21 हल करते हैं, तो हल करने पे हमें क्या मिला, 10/21। देखिए ऐसा किस विकल्प पे, तो हमें दिखता है सी विकल्प में। तो ये तो रहा इस प्रश्न का सरल तरीका नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोगों ने इसमें आपको एक ट्रिक्स भी दे रखी है जो हम लोगों ने बात की वीडियो में। उसके करने के लिए क्या देखिए, सिर्फ यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर जो भी मिले, 15 के फैक्टर किए तो अंतर हमें दिख रहा है कितना मिल रहा है, 3 into 5 दैट मींस अंतर क्या हुआ, 2 का। ऐसे 35 की बात करें तो 35 का अंतर क्या हुआ, 5 into 7 दैट मींस क्या अंतर क्या है, 2 का। तो इस तरह से इसकी विध करने के लिए जो भी अंतर मिले 1/d जो भी, और फिर क्या करिए, जैसे 3 into 1 की बात करें तो 1 into 3। तो पहला पद लिखिए माइनस, यहां से इसके आखिरी पद यानी 19 into 21 मिला था, 1 minus 20। इस तरीके से यानी लास्ट पहला पद लिखिए यानी डिफरेंस अपॉन लास्ट टर्म्स। इस तरीके से आप इसको प्रयोग करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखा तो पहला अंतर देखिए कितना है, 2 का, 1/2। पहला पद क्या निकला, यहाँ से 1 है, इस तरह 1 माइनस आखिरी पद क्या लिखा है, 21। 1 माइनस का 1/21 हल किया, हल करने से डायरेक्ट आपको मिलेगा 10/21। तो इस प्रश्न का सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको बताया वो है क्या, एक बार फिर देख लीजिएगा। इसके लिए आप डायरेक्टली इसका जो भी डिफरेंस है 1 करके, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस देखिए, यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल रहा था 2 का, उस तरह 1 डिफरेंस माइनस ब्रैकेट अंदर लिखिए पहला पद माइनस लास्ट पद, बस आंसर आपका आ जाएगा।
एक इस माध्यम से आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहा गया कि अल्फा और बीटा दोनों एक पूरक कोण हैं और अल्फा और बीटा दोनों पूरक कोण समझते हैं आपको ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो समकोण हो या 90 डिग्री हो उन्हें हम कहते हैं पूरक। जैसे अगर एक हमारा 45 दूसरा भी क्या होगा 45, अगर एक 60 है दूसरा क्या होगा 30, मतलब तुलना के दोनों का जो योगफल होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस पे प्रश्न पे दिख रहा है आपको यदि अल्फा बीटा पूरक कोण है और अल्फा का और बीटा दोनों ही क्या है 0 से अधिक है और आगे बात की गई है sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तो cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से sin अल्फा का मान क्या लिखा है 1/2। sin में देखें 1/2 किसका मान होता है तो हमें पता है कि sin में मान होता है किसका 30 का। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास sin अल्फा इज इक्वल टू हो गया sin 30 तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी 30 डिग्री। अगर अल्फा 30 डिग्री है और ये दोनों कैसे पूरक कोण है तो इसका मतलब श्योर सी बात है कि बीटा हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये दोनों का योगफल हमारा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 है दूसरा क्या होगा 60, ये 45 निकलता तो ये 45 होता। तो इस तरीके से या ये 15 होता तो ये क्या होता 75। तो होना चाहिए आपका कैसा इन दोनों का योगफल कितना 90 डिग्री होना चाहिए। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा। तो देखिए ध्यान से अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए तो sin A cos B माइनस cos A sin B इस तरीके से हमें मिल रहा है ये प्रश्न। ये जो लिखा गया जिसको हमें ज्ञात करना है वो एक तरह से है क्या sin A माइनस B का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी इन दोनों को हम लोग मिला जुला बोले तो इसके प्लेस पे लिखा क्या है जैसे sin A B एक जगह पे हमारे पास हम यूज किसको कर रहे हैं बीटा को माइनस sin A माइनस B दैट इज बीटा माइनस अल्फा। एक तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा है और बीटा के स्थान बीटा का मान कितना है 60 और अल्फा का मान कितना है 30। तो 60 में से 30 घटा दीजिए तो 60 में से 30 घटाते तो हमारे पास आता है क्या 60 माइनस 30 तो आया हमारे पास sin 30 और sin 30 का मान कितना होता है आप सभी को पता है होता है कितना 1/2। तो देखिए 1/2 हमारा किस विकल्प में है तो हमें दिखता है विकल्प नंबर बी में है। सही आंसर होगा बी। तो आपने देखा कि यहाँ पर दिया गया था बहुत अच्छा प्रश्न है और दिया गया sin अल्फा और sin अल्फा का मान दिया है 1/2 तो दैट मींस sin अल्फा इक्वल टू हो गया sin 30। तो अल्फा का मान 30 डिग्री तो बीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री क्योंकि दोनों ही पूरक होते हैं। तो इस तरह प्रयोग करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। देखा आप लोगों ने हमने यहाँ पर वो क्वेश्चन प्रश्न लिए हैं आपके लिए जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और पूर्व एग्जामों में आपके आए भी है और कहीं ना कहीं आने वाले प्रश्न एग्जाम में जो एसएससी होने जा रहा है आपका प्री एग्जाम उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है हम आपको और अच्छी चीजें दे सकते हैं और देते भी हैं। देखिए इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा और YouTube चैनल के साथ साथ हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं Facebook में भी आप हमें ई-मनराज के पेज में लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।